मेरे दोस्तों, आदाब। आज मैं अपने उसी किताब पे जिसका नाम फुटप्रिंट्स ऑफ हिंदुत्व इन कश्मीर है, जो मेरी लेटेस्ट बुक है, जो सितंबर 2 को रिलीज हो गई। तो उसमें से मैंने पिछली बार अपने एक वीडियो में कहा था कि इसका सारा ये जो जितने भी है मेरे इसमें चैप्टर्स, ये तकरीबन तकरीबन 16 चैप्टर्स है इस किताब में। तो मैंने उस पे एक पूरी रोशनी डाली थी सारे तमाम चैप्टर्स का। मगर आज मैं एक पर्टिकुलर एक इशू उठाना चाहता हूँ, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसका ये है कि ये जो 370 आर्टिकल 370 एंड 35A का एब्रोगेशन आ गया, ये किस हालात से ये अब्रप्टली कहीं नहीं आया। ये अब जो बीजेपी का ये एक एजेंडा था कि भाई ये 370 हमें ये हटाना है। इसमें एक्चुअली ये जो इनका मंशूर रहा है हमेशा, ये 370 हटाने का और 35A का, उसमें बड़ी जिम्मेदारी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की भी है, जो यहाँ शेख साहब कश्मीर के एक अनपढ़ लीडर बने हुए थे, या उसको अपने आप को ऐसा बनाया था एक चीज, एक डिवाइन फिगर, कि उसके बगैर कोई और शख्स नहीं है जो कश्मीर की भलाई चाहे और जो कश्मीर को भला कर सके। अच्छा, उनके मरासिम मैंने ये पहले पहले वीडियो में भी कहा था, काफी मरासिम थे शेख साहब के और पंडित नेहरू के। मगर ये मैं यहां कहना चाहता हूं कि दोनों बंदों को दोस्ती तो थी, अपना प्यार भी था, मरासिम भी थे, मगर दोनों को अपनी अपनी जगह अपना अपना मकसद था कश्मीर के बारे में। एक को ये था कि मैं बादशाह बनूं इसका कश्मीर का, दूसरा चाहता था कि कश्मीर किसी तरह हिंदुस्तान का हिस्सा बने। उसमें हिंदू राइटिस्ट जो थे, आरएसएस के, हिंदू महासभा के, या प्रजा परिषद के, जो भी विश्व विश्व हिंदू परिषद के जो भी बंदे थे, राइटिस्ट, हिंदू राइटिस्ट, वो भी चाहते थे। तो शेख साहब का ये मानना था कि मैंने ये पहले भी कहा कि वो जिन्ना के साथ एक compete नहीं कर सकता था, बिकॉज जिन्ना वॉज मच आई थिंक स्टैचर का लीडर था, उससे फार फार हायर स्टैचर का लीडर था, क्योंकि वो सब कॉन्टिनेंट का लीडर था, वो मुसलमानों का सब कॉन्टिनेंट लीडर था, जो कि उन दिनों जो बड़े आप अगर पढ़ेंगे ये किताब इसकी, जसवंत सिंह की, उसकी किताब जो है जिन्ना के बारे में, उसमें पढ़े जिन्ना की पर्सनैलिटी के बारे में कि जिन्ना क्या था एक्चुअली। खैर, मेरा ये कहना है अल्टीमेटली जब ये चलता गया, हम 370 की और 35A की बात करेंगे। आप हैरान हो जाओगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सुनकर कि शेख साहब ने एक जमाने में 1981 में उन्होंने कोशिश की थी कि ये टेबल करने का एक बिल इसमें असेंबली में, जम्मू में, फरवरी 27 1981 को, 81 मार्च को अल्टीमेटली इन्होंने बिल कर दी पास, सॉरी ये पेश कर दी असेंबली में। तो उस पर डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन करते करते इन्होंने ये भी कहा, उस वक्त शेख साहब ने कहा कि इट इज नॉट अ गॉसिपल दैट वी कैन नॉट एब्रोगेट दिस। उसका मतलब है कोई ये ऐसे ऊपर से कोई ये आयात नहीं आए हैं जिसको हम एब्रोगेट नहीं कर सकते। तो डिवाइन नहीं है ये, गॉस्पेल मीन्स कि डिवाइन कुछ मैसेज। सो 370 कैन बी एब्रोगेटेड फॉर द गुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो जो आजकल के बीजेपी में, चाहे मोदी जी हो या अमित जी हो, इनके होम मिनिस्टर, वो सब के सब यही बोलते हैं कि हमने प्रॉस्पेरिटी के लिए किया, हमने यहाँ की प्रोग्रेस के लिए किया, डेवलपमेंट के लिए किया, जो भी किया ये बाधा थी, ये एक रुकावट थी हमको कश्मीर को डेवलप करने में। तो अपने अपनी वो अंदाज में जो भी है, मगर वो ये बात दोहराई है, ये उससे पहले ही शेख साहब ने ये कहा है कि डेवलपमेंट में थोड़ा सा पेस ज्यादा लाएगा, और इकोनॉमी बड़ा ये शेख साहब स्ट्रेस दे रहे थे। दो
उन्होंने शेख साहब ने जब पहले-पहले आए वो हमेशा मैंने ये पहले भी कहा कि वो नॉमिनेट ही होते थे, वो कोई इलेक्ट नहीं हो गए। जब भी इलेक्ट हो गए 51 में 1951 में फर्स्ट इलेक्शन हो गया, वो भी उसने मजबूर कर दिया शेख साहब ने पंडित नेहरू को कि भई आप ये कर दो ताकि मैं आपको एक्सेशन एंडोर्स करूँ इसमें अपने इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सो दैट वाज नेम्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इलेक्शन हो गया 1951 में। 51 में बहुत इट वाज अ रिग्ड काइंड ऑफ हाउस, और उसमें क्या हुआ, उसमें इसने सारी सीटें जीती, 75 में से 73 जीती इसने, और वो भी यही धमका के किसी को ये नॉमिनेशन पेपर ना भरने देना और उनको पीटना वगैरह वगैरह, और अल्टीमेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फुल मेजॉरिटी, क्या ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट का मेजॉरिटी है, देखा नहीं ना सुना है कहीं आज तक कि 75 में से 73 सीट्स हमारे लीडर साहब ने जीते। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इनके साथ बड़े बड़े जबरदस्त दिग्गज किस्म के एक लीडर था, एक का नाम था मसूदी साहब, मौलाना मसूदी, और ये हमारा अब मिर्जा अफजल बेग जैसे लोग थे, बख्शी साहब थे, सादिक साहब थे, बहुत सारे थे। तो कारा साहब भी थे, मगर कारा साहब को इसने पार्लियामेंट इसमें नहीं लिया, बिकॉज कारा साहब वाज लेफ्टिस्ट, तो उसको लिया नहीं। ये खुद भी लेफ्टिस्ट का अंदाज का था, मगर उसने लिया नहीं उस वक्त उसको, जिसपे रशिया के जो उसके अपने आका थे वो बड़े नाराज हो गए शेख साहब से। शायद उसी वक्त थोड़ा सा उनके वो दैट रिलेशन टर्न सॉवर बिकॉज ऑफ दिस शेख साहब, और इसके ये जो हमारे ये है रशिया वाले, तो वो कम्युनिस्ट वाले थोड़ा सा नाराज हो गए लेफ्टिस्ट इसी बात को लेकर। तो अल्टीमेटली ही ऑल्सो चेंज द कलर्स, कभी प्रो पाक, कभी प्रो इंडिया एंड वट एवर, तो बहुत सारी चीजें हुई। करा साहब में मोहिद्दीन करा था उनका नाम, तो वो भी कलाकार थे, वो कभी उधर कभी इधर, वो भी ही वाज नॉट, वो कंसिस्टेंसी नहीं थी उनको भी अपना ही पावर, वो भी चाहते थे। तो खैर ये जो फिर उसके बाद ये 82 में इन्होंने जब किया, तो उस वक्त बयान दिया सारे लेफ्टिस्ट, ये जो राइटिस्ट हिंदू राइटिस्ट पार्टीज थे, उन्हें बड़ी मुबारकबादें दी। तो मार्च 2 को 1981 में इन्होंने कर दिया था ये। तो ये खैर ये हुआ नहीं, तो क्योंकि ये फिर इन्होंने बर्खास्त की असेंबली, और उसके बाद ये कभी हुआ नहीं उनके दौर में। अदरवाइज वो चाहते थे, उन्होंने अटेम्प्ट किया था शेख साहब ने, शेख साहब इसके हक में थे पहले, उसके बाद तो फिर अल्टीमेटली चेंज ऑफ माइंड हो गया 82 में से। फिर वो 82 में फौत हो गए, 82 सितंबर में फौत हो गए, वो एक साल के बाद ही। शायद वो अगर फौत ना होते, उन्होंने खुद अपने हाथों से ये 370 को दफन किया होता, और ये जो 35A है ये भी उन्होंने दफन किया होता। खैर वो मंजूर नहीं था अल्लाह को, तो वो पहले ही अल्लाह के पास चले गए, और ये वहीं रहा ये आर्टिकल 370। तो ये जो ये एब्रिगेशन की बात है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो 1952 में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, ये जो मैं कह रहा हूं आपको, ये जो 370 को जो हॉलो करने में था, यहां कश्मीर में एक परसेप्शन है कि ये बख्शी साहब के जमाने से मींस 53 से लेकर फिर 64 65 तक, यहां तक सादिक इवन 70 तक ये एब्रोगेशन होने लगे, और ये सही भी है, काफी चेंजेस आ गए। तो ये हॉलो हो गया अल्टीमेटली, ये 370 जितने भी प्रोविजंस थे, आहिस्ता 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 इंडिया ने अपने जितने भी लॉज थे वो इस पे एक्सटेंड कर दिए J&K पे। तो 1952 में शेख साहब ने कुछ पॉइंट्स रखे, जो एग्रीमेंट ऑफ दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1952 था, तो उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो उन्होंने रखे थे। मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ, एक देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, बिकॉज दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सेशन एग्रीमेंट, जो मैं ये आपको ये कहता हूं, ये एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेशन। सो शेख अब्दुल्ला वांटेड टू अप्लाई दीज सर्टेन मोर, ये जो रिलैक्सेशन काइंड ऑफ दीज प्रोविजंस ओवर दिस in addition to what was provided in the instrument of accession, जो 26 of October 1947 महाराजा हरि सिंह ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ किया था।
तो उसमें क्या इसने बढ़ाया 1952 दिल्ली एग्रीमेंट में, एक तो ये रख दिया था उन्होंने कि ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, जिसको हम गवर्नर कहते हैं, उन दिनों हम कहते थे सदर रियासत, वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वसादत से, वो कर सकते हैं ये। दूसरा उनको पावर दिया कि जो पर्सन जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल हो या रेजिडेंट हो, परमानेंट रेजिडेंट, स्टेट सब्जेक्ट हम बोलते थे यहाँ अपनी पार्लेंस में, कश्मीर पार्लेंस में, जो जम्मू बोथ हम बोलते थे इसको स्टेट सब्जेक्ट या डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ही कैन हैव अ ड्यूअल सिटीजनशिप, ही कैन बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल, ये भी माना था। तो फंडामेंटल राइट्स भी ये जो सिटीजन के अवेलेबल थे हमारे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसके बाद उन दिनों ही ये फंडामेंटल राइट्स भी एक्सटेंड कर दिए फॉर द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो इंडिया से ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिया। तो हालांकि उन दिनों ही चल रहा था अभी ये, क्योंकि ये भी पार्ट था, मैं भूल गया था पिछली बार, तो शेख साहब भी एक वक्त 1949 में ये भी पार्ट बने थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये ड्राफ्टिंग में। उस वक्त इनको भी कंसल्ट किया था जब इन्होंने 370 और 35, ये भी मानना पड़ेगा कि शेख साहब ने 370 और 35 ए का जो ये जो प्रोविजन है, 35 बहरहाल 35 ए जो है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हो गया था, अदरवाइज 370 की बात करेंगे। 370 उन्होंने वो करवाया था उस वक्त, एक इंट्रोड्यूस उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो भी 25 पार्ट में है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 21st पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में था हिंदुस्तान के, इंडिया को। तो खैर उसमें तीसरा था कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो था, और बड़ा इंपॉर्टेंट, और नेशनल फ्लैग, दोनों फ्लैग रहेंगे, और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन भी कर दी थी, और तीसरी कि इमरजेंसी पावर्स रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। इसीलिए शायद कि जब ये शेख साहब को पता चला कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना वो पावर खो दिया, ये ज्यादा पावर उनके पास रहे, क्योंकि उनके मन में कुछ और था, ये उनको नहीं लग रहा था कि ये, उनको लग रहा था एक खेल है, अभी मैं ये सारा एक अपने स्कीम ऑफ थिंग्स से कर रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं, मगर उसको शायद इस बात का अंदाजा नहीं था वो किस कंट्री के साथ कर रहा था, किस देश के साथ कर रहा था। एक मजबूत देश था वो, जिसने जब बंटवारा हो गया, अभी कोई चीज आपस में नहीं बटा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ये आपस में, तो फौज भी ज्यादा थी इंडिया के पास, हर एक चीज उनके पास, वेपनरी भी अच्छा था कंपेयर टू पाकिस्तान और अदर जो सब कॉन्टिनेंट में था। तो उनके साथ ये खेल खेलना कि भाई अब मैं ये इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। तो जब 53 वाका यही हुआ, तो उधर से ये दूसरा खेल खेलने लगा, क्योंकि अब ये ब्लैकमेल करने लगा, स्टार्ट करने लगा कि भाई आप मेरे कहने पे जो भी मैं कहूं वो मानो। खैर पंडित नेहरू को भी अपना एक अंदाज था, बाकी लोग भी थे उसके, जैसे गुलजारी लाल नंदा जैसे फिर लोग एक जमाने में आए जिन्होंने 60s में फिर उन्होंने जबरदस्त पार्लियामेंट में किए, ऐसे भी लोग थे, बड़े जबरदस्त लीडर थे उनके, विजनरी थे। ये पटेल जैसा आदमी बड़ा विजनरी लीडर था वो, और बड़ा आरएसएस का बड़ा जबरदस्त फैन था और आइडियोलॉग भी था उनका। तो ऐसे ही बहुत सारे थे। खैर आरएसएस का काफी इन्फ्लुएंस था, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन की थी उन पे बड़ा जबरदस्त इन्फ्लुएंस था आरएसएस का। इसीलिए शायद सेक्युलर सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म नहीं रखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बाद में हुआ ये इंसर्शंस, और वो नहीं मानते थे ये खैर वो इन्फ्लुएंस था काफी। तो शेख साहब को इसका शायद या तो अंदाजा नहीं था, या तो वो लाइटली ले रहे थे, या वो अंडर एस्टिमेट करते थे। तो ये बात, तो अल्टीमेटली उनको इन्होंने कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में जब उनकी एक्टिविटीज रही वैसे की वैसी, तो वो पाकिस्तान से भी मिलते थे, उनको भी बोलते थे वो करो जी, ये करो, डिफरेंट तरीके में। जैसे उन्होंने 48 में ही, हाँ 48 में जब वो गए वहां, मैंने आप पहले कहा वो ऑस्टिन होते थे अमेरिका के वहां डिप्लोमेट, उनको भी बोला कि हमको छुड़वाओ। बहुत सारी चीजें हो गई, एक सिलसिला चलता रहा, यहाँ भी आ गए तो उनके साथ भी बोलता था, ब्रिटिश को भी बोलता था, और ब्रिटिश वालों ने भी शायद इसको आजमाया। ये जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन भी चाहता था कि ये कश्मीर अल्टीमेटली कि दिस शुड बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वो भी एक हिस्ट्री है, एक सिलसिला था वो भी, जिसमें
एटली था, उनका क्लेमेंट एटली, ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेट ब्रिटेन, दैट यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ था ये जो अटल, सॉरी, ये जो माउंटबेटन था, माउंटबेटन और उसकी मिसेस एडमन, वो तो एडमन तो काफी उसके मरासिम काफी थे नेहरू जी के साथ, पंडित जी के साथ, नेहरू साहब के साथ। तो वो उसके थ्रू हमेशा ऑपरेट करता था, इसके क्या है इसका नाम, माउंटबेटन के साथ। तो उन्होंने माउंटबेटन को बोला भाई, इसीलिए इसने माउंटबेटन ने जो भी कुछ ऑर्डर निकाले हैं वो उसी के जरिए निकाला है, पंडित जी के हाथ में जो भी था। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि शेख साहब को इन्होंने अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट करके इनको रखा जी जेल में। खैर शेख अब्दुल्ला ने इसी आड़ में, अब उसको लगा कि दिस हैज बिकम अ वेरी, इट हैज इमर्ज्ड एज अ बिग पावर नाउ। तो अब उसको समझ आया, मुझे लगता है 71 72 के बाद ही उसको पता चला कि हिंदुस्तान कोई पावर है जिससे इसने ये चीजें की, और उसने सरेंडर किया, और वो माना जो मानना नहीं था। अल्टीमेटली ही एग्री टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस जो पहले वालों ने किया था, जैसे सादिक साहब ने किया था, जैसे मीर कासिम ने किया था। अल्टीमेटली तो फिर उसने उसको हैंड ओवर कर दिया चीफ मिनिस्ट्री, और ही इज द अगेन द सेम वे, उसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया। कभी अपने बलबूते पे शेख साहब कभी आया नहीं है, या नॉमिनेट ही हुआ है हमेशा, सिवाय कि इसको फिर 77 में इलेक्शन लड़ना पड़ा। और वो भी क्या, जब शेख साहब को माइल्ड हार्ट अटैक आ गया 77 में, तो उसकी आड़ में लोगों ने एक सिंपैथी वोट भी हो गया, और शेख साहब का वो इमेज था। इसके बरक्स कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ या मैडम गांधी के साथ वो 1975 का अकॉर्ड भी किया था, इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड। तो उसमें काफी चीजें उन्होंने मानी, हर एक चीज माना जो भी था। उसने कहा कि किसी तरीके से चीफ मिनिस्टर बनाए जब तक मैं जिंदा हूं। उनकी सेहत भी खराब होने लगी थी। तो अल्टीमेटली कि शेख साहब को इतना वो टिम्ड बना था कि मुझे कुछ जो मैंने इसमें जिक्र भी किया है कि मेरे कुछ जो उस जमाने के पुलिस ऑफिसर थे, टॉप पुलिस ऑफिसर, या वहाँ उस वक्त उस जमाने के ब्यूरोक्रेट्स अभी कुछ जिंदा है उनमें से। तो उनके साथ जब मेरी बात हो गई, तो शेख साहब का कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, किस अंदाज से वो काम करते थे, उनका यही कहना था कि हमको जो इम्प्रेशन था एक जमाने में शेख साहब का, शेर कश्मीर जिसको कहते थे, मगर वी फाउंड हिम एट द मोस्ट कवर्ड काइंड ऑफ पॉलिटिशियन एंड लीडर। क्योंकि वो कभी भी जब भी हम दरबार मुंह में जाते थे, ये एक रिवायत बनी थी जम्मू में, वहां बंद होता था उसी दिन जिस दिन दरबार मुंह को खुलना होता था, जब यहाँ से श्रीनगर से जम्मू जाता था दरबार मुंह ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो शेख साहब उस दिन घर पे ही बैठते थे, तशरीफ रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि उस दिन बंद होता था। क्योंकि ये जो प्रजा परिषद था, हिंदू प्रजा परिषद और महासभा और RSS, जो भी, तो जितने भी ये राइटिस्ट पार्टीज थे, ये उस दिन कुछ जुलूस वलूस कुछ निकालते थे, कुछ गड़बड़ तो करते नहीं, बिकॉज इनकी तादाद बहुत कम थी, वो घट गई थी फिर। तो मगर इन्फ्लुएंस था, इनकी पार्टी थी, ये मैंने पहले भी बोला, कार्डर इनको हर एक जगह था, RSS को। तब भी इन्होंने स्टार्ट किया है कीनिया में, यू विल बी सरप्राइज फॉर दैट, कि कीनिया में भी तक ऑफिस था इनको, इवन 47 से पहले। तो खैर जम्मू की तो बात ही नहीं है, जम्मू में भी थे इनके ऑफिस। तो शेख साहब उस वक्त उन दिनों जब फर्स्ट डे होता था दरबार मुंह का खुलने का, उस दिन ये घर बैठते थे। खैर वो भी एक कहानी है। उसके बाद शेख साहब को बड़ा ये खौफ था, वो जो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटेलिजेंस यहाँ थी, जिसको IB बोलते हैं, ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये बड़ा डरते थे उनसे, कि क्योंकि इसको बड़ा एक खौफ था जो इसको वालिया ने किया था एक जमाने में, हसन वालिया ने, या क्योंकि वो बोलते थे सब कुछ, इनको लगता था दिल्ली बहुत दूर है कश्मीर से, कहाँ उनको पता चलेगा। तो इनको अब फिर बाद में पता चला कि वालिया जो था, जो IB का चीफ था, फर्स्ट चीफ था यहाँ, तो वो सब कुछ बोलता था पटेल साहब को। पटेल साहब थे होम मिनिस्टर उन दिनों, तो वो एक इंप्रेशन था। फिर उसके बाद BN मलिक थे, वो भी एक IB के चीफ थे, उसने भी अपनी किताब में भी लिखा है ये। तो शेख साहब वाज इनिशियली अंडर एस्टिमेटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो तो मैंने पहले भी बोला आपको। तो अल्टीमेटली ही गॉट टू नो, उसको एक खौफ था IB का। तो अगर कोई हरकत इसको लगता था कोई करता है,
उसके खिलाफ, उसको ये यही नाम देता था कि ये आईबी एजेंट है। और उसकी जो बात होती थी, कश्मीरी ये समझते थे कि ये कोई पता नहीं, ये आईबी एजेंट कोई या आईबी का कोई ऑफिसर, जो भी, ये पता नहीं क्या अजीब सा जानवर है, खतरनाक जो जानलेवा जानवर है। तो ये लगता था उनको बड़ा खौफनाक सा एक देव, एक वो गोस्ट जिसको मैं कहूं। तो और शेख साहब ने इसी का फायदा उठाया, जो अपने अपोनेंट्स को कोई बैड नेम देकर, भाई ये आईबी एजेंट है, उसको लोग बैकआउट करते थे। या सोशल, अगर कश्मीर का कोई हो, अगर उसको कश्मीर के अपने लीडर को यहाँ कोई डाउन प्ले करना होता था, वो यही नाम देके उसको चुप कराता था। खैर, तो ये वहां तब भी चलता था, आपको नहीं पता है आपने क्यों ये किया, भाई आपने लाठीचार्ज क्यों किया। ये जो वो जो ऑफिसर बोलते थे कि भाई वो हमको इवन कोई फोर्स यूज नहीं करने देता था, जब वो पथराव होता था या वो डिस्टर्बेंस करते थे, इंटरप्ट करते थे, ट्रैफिक करते थे डिस्टर्ब, तो हम अगर लाठीचार्ज भी यहाँ करते जम्मू में, तो वो बोलता था भाई मुझे आप नौकरी गवा दोगे। वहां सुनेंगे दिल्ली वाले, नहीं जी वो है ये, इनको मत क्या करो कुछ, ये जो आरएसएस करने दो इनको, इसीलिए तो मैं घर बैठता हूं। ये भी शेख साहब का एक रूप था। तो अल्टीमेटली यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके बाद जो कश्मीर में फिर हमारा ये जो 50, ये जो 370 की बात मैं कर रहा था, 370 का जो ये आज ये बजाते हैं, ये सारे रो रहे हैं इस पर। मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि ये इतना मजबूत हो गया है एब्रोगेशन, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सूरत में ये इनको वापस मिलने वाला है, किसी भी सूरत में। अगर आप पढ़ेंगे कि कितने एब्रोगेशंस हो गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट वाज अदरवाइज खोखला था। आप पढ़िए मेरी किताब में, वो मैंने लिखा है कि पंडित नेहरू ने एक बार कहा 62 में पार्लियामेंट में कि भाई मैंने इसमें कुछ नहीं है, इट्स अ हॉलो थिंग, इट विल रिमेन अ शेल अल्टीमेटली, वी हैव इरोडेड इट इन पीस मील एंड अल्टीमेटली इट विल गो ऑफ इट्स ओन। तो फिर गुलजारीलाल नंदा उन दिनों थे, फिर 64 में उसने भी बोला, पार्लियामेंट होम मिनिस्टर, उसने भी यही बोला कि भाई ये खुद मर जाएगा अपनी डेथ, सो वी डोंट नीड टू एब्रोगेट इट। बट देयर वाज अ प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ दीज, ये जो राइटिस्ट थे, बड़ा जबरदस्त प्रेशर होता था। हैरानगी की ये बात है कि ये जो मुखर्जी थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, वो जबरदस्त इसका विरोध करते थे। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, बहुत सारे थे। तो खैर, ये तो सारे मानते थे नहीं जी इसको खत्म करो किसी तरीके से, ये तो हमको चाहिए नहीं, तो फुल इंटीग्रेशन होनी चाहिए कश्मीर। ये इट शुड नॉट रिमेन कि यहाँ दो प्रधान हो, जो विधान हो, प्राइम मिनिस्टर दो हो, झंडे दो हो, कॉन्स्टिट्यूशन दो हो, ये तो गलत बात है। आप रखिए इसको बराबर एट पार विद इंडिया। तो खैर, ये तो एक ये हुआ। तो इसके रिपरकशंस जो है, वो रिपरकशंस कुछ और भी है। और ये है रिपरकशंस इसके कि ये जो पाकिस्तान साइड का था, उस पे भी थे कुछ रिपरकशंस। अगर आप देखेंगे जब 370 हट गया, यहां से उठाया गया, ये जो फिर वो जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, उसमें आप हैरान हो जाओगे। जो ये हमारे साहब आजकल रो रहे हैं, अगर यही देखोगे आप, तो जाते जाते जब जब इवन 2024 में जब ये जो तीसरी बार आ गया, ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट आई, तो होम मिनिस्टर, आप देखिए हैरानगी की बात है। और आप देखिए ये जो एक ताकत है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, या अपनी वो एक कॉन्फिडेंस, देखिए कि मोदी जी ने सबसे बेहतरीन से बेहतरीन अपने जो पोर्टफोलियोज थे, या जो भी बड़े पावरफुल पोर्टफोलियोज थे, वो अपने पास रखे। उसने भले ही उनके अलाइज थे, है अभी भी, जो एक तो नायडू है और दूसरा वो नीतीश कुमार है, मगर इसके बरक्स भी आप देखिए उनके साथ होम मिनिस्ट्री उनके पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास, प्राइम मिनिस्टर उनके पास, जो भी बेस्ट से बेस्ट हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उनके पास, फॉरेन मिनिस्ट्री जिसको या डिफेंस, व्हाटएवर, हर एक चीज उनके पास। तो बाकी वो जो खांड का हो या कोई बाकी हो, वो सब उधर इधर, मगर ये जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है, ही हैज रिटेन दैट। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, जब 24 जुलाई को आप देखिए, हद है कि उसी दिन इन्होंने पहले जो इंप्लीमेंट करना था इनको, तब रहा था वो, ये 17th ये है
18th पार्लियामेंट। तो 17th पार्लियामेंट में इन्होंने जाते जाते एक एक्ट पास किया था जो आईपीसी का था। आईपीसी का वो तीनों लागू किए इन्होंने 24 जुलाई 2024 को। फर्स्ट थिंग दे डिड, तो उन्होंने वो इंप्लीमेंट करके दिखाया। इसीलिए ये कहता हूं मैं, अगर वक्फ की अब बात है, इस वक्त वक्त देखिए आप, वक्फ हो रहा है, वक्फ का ये इन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया, अब दूसरी कमेटी को दिया, जो भी हो, अल्टीमेटली मुझे जो लगता है ये इतने पावरफुल है, ये करके रहेंगे, वो अमेंडमेंट होगा और वो पास होगा, वो जो वक्फ का एक्ट है। खैर, उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि वक्फ कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, किस तरह रहेगा। तो उसमें बात यह है कि आप देखिए, उन्हीं दिनों उन्होंने कुछ 9 पॉइंट्स में चीफ मिनिस्टर के पावर्स रिड्यूस कर दिए। उन्हीं दिनों, मैं जुलाई की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद हमारे यहां सितंबर में हो गए इलेक्शंस। उसमें आप देखिए हमारी हालत क्या है कि कम से कम 9 पॉइंट्स है, 9-10 पॉइंट्स है जो चीफ मिनिस्टर के हक हदूद में नहीं है, उसके जुरिडिक्शन में नहीं है, वो नहीं कर सकता वो चीज। तो वो एक तो उसका स्टेटस डाउन कर दिया उन्होंने। दूसरी बात, जो भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो रिगार्डिंग ये जो फाइनेंस की हो या यूनिवर्सिटीज की बात है, अगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ये वीसीज बनाने हैं, वो होगा बाय द एलजी। आप देखिए, मुझे ये भी शक है कि अगर ये आप स्टेटहुड देंगे, किस तरीके से देंगे, वो कैसे बनेगा, और उसमें ये जो पावर्स है ये सब के सब रहेंगे एलजी साहब के पास। आप मान के ये चलिए कि एलजी का पोस्ट रहेगा, क्योंकि ये होगा दिल्ली पैटर्न का स्टेट। अगर ये स्टेटहुड 370 को दूर की बात है, ये जो बोलते हैं कि इसमें ये था कि हमने ये रेजोल्यूशन दिया कि भाई स्पेशल स्टेटस हटाया, दैट इट इज इंप्लाइड दैट वी वर आस्किंग फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A। मैं मानता हूं ये स्पेशल स्टेटस मींस इट फ्लोज फ्रॉम 370 या 35A, दिस इज ट्रू, बट द पॉइंट इज कि स्पेशल स्टेटस आप बोलिए इसको, और आप इसको किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करोगे, पर द पॉइंट इज, मुझे नहीं लगता है कि कभी ये होने वाला है, ना होगा। दूसरी बात, ये जो इन्होंने परसों असेंबली में टेबल किया अपना रेजोल्यूशन, उसमें ये भी है कि हमारे साथ बात करिए। क्या लोग ये समझते हैं, इतने हम गद्दे हैं, इतने बेवकूफ हैं यहां हम, कि हम ये नहीं समझते उनके पार्लियामेंट मेंबर कितने थे? अगर हम जम्मू के भी लेंगे, 2 जो जम्मू के थे, वो छोड़िए वो तो किस पार्टी के थे, बट दे वर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। 2 जम्मू के, 3 थे कश्मीर के, एक था लद्दाख का। उसमें से आप देखिए, हमारा फारूक साहब तो खैर उन दोनों बंद ही रखा, उनको हाउस अरेस्ट रखा था। कोई जेल वेल नहीं था, हाउस अरेस्ट थे वो। मैं इसको जेल नहीं कहूंगा क्योंकि वो घर से थे। जेल कुछ डिफरेंट चीज होता है। तो खैर, उनको जाने नहीं दिया वहां। Had he been serious about it, या कोई भी पार्लियामेंट एज अ पार्लियामेंटेरियन, ही शुड हैव गॉन अर्लियर, एक वीक पहले जाता, शायद वो होता वहां उस पार्लियामेंट में, डिफरेंट सिचुएशन होती। तो खैर, पार्लियामेंट में इनके 2 थे, एक था एक एक्स जज साहब, बड़े जबरदस्त ये माने जाते हैं लीगल ल्यूमिनरी, तो वो खैर वो तो सब पता है आप लोगों को क्या है वो साहब हमारे। तो दूसरा था वो अकबर साहब, लोन साहब। लोन साहब बड़ा भारी भरकम आवाज है उसकी, और बड़ा माना हुआ जाता था यहाँ, जब लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर थे, उनको आता था झगड़ा करना, वो गालियां भी देते थे। उनका एक तरीका था अपना चलाने का, एक स्पीकर जब थे वो। तो वहां उनको कुछ बात नहीं उन्होंने की। कोई अगर ये कहते भाई आपके रिप्रेजेंटेटिव तो वहां बैठे थे, आप किसी के साथ बात करेंगे? अब ये बताइए मुझे, आप बताइए हु आर द राइटफुल रिप्रेजेंटेटिव्स, आप ये बताइए मुझे। इट्स अ गिमिक्स, जो ये आप यहाँ की जो इलेक्शंस है, ये तो गिमिक्स है ना। आप इनको झूठ बोलते हैं। देखिए, यहां कश्मीर में वोट इसलिए दिया कि भाई दे वांटेड टू कीप बीजेपी अवे फ्रॉम कश्मीर। मैं कश्मीर की बात करता हूं। If you take Jammu, they have with wholeheartedly given votes to BJP. So that means you have, in a way, अगर हम इसको, जैसे लोग कहते हैं ये रेफरेंडम था, ये कौन इसका तो फिर क्या बोलते हो आप 28 लोगों को?
28 में 29 था तो क्या राणा साहब तो गए बेचारे, तो अब रहे 28। 28 को कैसे आप इग्नोर कर सकते हो? ये मार धक्का देने से या बाहर निकालने से, ये जो ये करना, ये असेंबली से बाहर रखना, ये बातें नहीं चलती है। वो रिप्रेजेंटेटिव बहरहाल है, उनकी भी बात मानी जाएगी बिकॉज दे आर 28 पीपल। अब यहां के जो लोग हैं, जो हम कश्मीर के जो कश्मीरी है, कश्मीरी को ये मानना पड़ेगा, ये शेख साहब को या इनके शेख जो भी है, शेख साहब के ये जो ये तो यहाँ तो सारा ये होता है, ये सिलसिला होता है, जैसे पीरू में होता है सिलसिला, एक पीर जाता है, उसका बाप आता है, बेटा आता है, ये तरीका है, वही पॉलिटिक्स का है। एक दुकानदारी है ये, कोई ये नहीं है कोई इसमें इज अ पावर पॉलिटिक्स। इट इज नॉट दैट कि उसूलों की कोई लड़ाई है, या जो ये कहते हैं कि बड़ा हमारा वो है, ये कोई उसूलों की झगड़ा वगड़ा नहीं है। ये तो एक पावर पॉलिटिक्स है कि पावर में कैसे रहे, लोगों का कैसे एतमाद रहे, कैसे बेवकूफ बनाए उनको, ये एक गिमिक्स है। खैर, ये कैसे बनाएंगे उनको, ये कल को किन के साथ बात करेंगे, तो वो क्या बताएंगे? उनको हजार बातें सोचनी। आप देखिए, गार्डेडली इन्होंने ये भी पेश किया जो हम बोलते हैं, जो इन्होंने रेजोल्यूशन बना दिया, जिसपे पीडीपी या किसी और ने, सजाद ने, दूसरे ने, इन्होंने इस पे झगड़ा किया, भाई आपने बड़ा माइल्ड तरीके में बताया ये। खैर, ये तो एक सोच अपनी अपनी है। वो उन्होंने कहा कि भाई यू शुड हैव बीन वेरी फोर्थ राइट इन सेइंग पे हमको आर्टिकल्स वापस दे दो, 370 एंड 35A, एंड अपना जो स्टेटस था, ये जो अगस्त 5 से पहले जो था हमारा स्टेट का, वो वापस दे दो, कंप्लीट करो वो, तो दैट शुड बी गिवन बैक टू अस। तो मगर सवाल ये है कि बात किससे करे? ये इन्होंने ही कर दिया है। बिल्कुल, आप अगर कल को ये कमेटी भी बनाएंगे, बनाइए कमेटी, करिए बात फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या जिसको भी, पहले तो मानेंगे नहीं वो, क्योंकि जो हमने देखा है पिछले 10 साल से मोदी की सरकार को, जो हम सब देखते हैं, आप देखते हो, हम देखते हैं, हम यहीं के हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, जानते हैं क्या हो रहा है सारे इंडिया में, कैसा माहौल चल रहा है, तो कैसा बोलबाला है उनका, हर एक इंस्टीट्यूशन पे उनका कब्जा है। कहाँ नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है। तो खैर, वो तो मानेंगे नहीं, उनका एक अंदाज है बीजेपी का। ये वो सिस्टम नहीं है कि भाई हाँ आओ, जैसे ये अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ ना, ये इसी खेल में वो चलाता था अपना ये गवर्नमेंट। बट ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इन सर्टन थिंग्स। वो भले ही इनको सामने ना बोले, मगर जब इनके साथ बात करता है, वो इनको सुनता है, बातें कम करता है। उस वक्त जब उसको एक्ट करना होता है, वो करता है उस वक्त एक्ट। तो मुझे नहीं लगता है जो ये अब ये देंगे, जो भी होगा, तो ही विल हैव टू गो थ्रू द एलजी जो वो रेजोल्यूशन, उसके बाद क्या कमेटी, कहाँ से वो बात करेंगे, क्या करेंगे, बिकॉज वहां तो वो काफी उनको वो दे सकते हैं जस्टिफिकेशंस के, वायर दे कैन नॉट इवन जस्ट ओपन दिस चैप्टर नाउ, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े खुश है लोग कि भाई ये हो गया, वो हो गया, भला हो गया, मगर ये मैं कहूंगा, मैं बार बार ये कहता हूं कि कश्मीरी के लिए जो है, कश्मीरी क्या, मैं सारे हमारा जो देश है, ये हिंदुस्तान जो है, ये बदल रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सोच के चलो, देख के चलो, ये बदल गया है हिंदुस्तान। इसमें अगर आप देखोगे क्या क्या चीजें अब हो रही है, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, आपको यही सहना है, यही जीना है। आपको एक चीज बड़ी अच्छी बात है, आप देखिए यहां हर एक चीज अब एमलगम होने लगा, ये पूरा पूरा का पूरा। ये जो कश्मीरी अदरवाइज इतना सेंसिटिव था अपने इस कश्मीरियत को लेकर, जिसको कश्मीरी नेशनलिज्म में बोलता है, ये अपने सेब को भी बोलता था कशुर सूंठ, कश्मीरी एप्पल। हालांकि मुझे नहीं लगता है किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को कोई नेशनलिटी हो, मगर कश्मीरियों का ये मैंने जिक्र किया है किताब में, ये इसको एक वो अपनी नेशनलिटी का, अपने वो आइडेंटिटी का एक वो दिमाग में है। इट इज एनग्रेव्ड इन हिज माइंड कि ये मैं कुछ ऐसा चीज हूं, आई एम सुपीरियर टू अदर्स। मेरे चीज प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या है हमारे, जैसे मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, यहाँ अगर लोकल मुर्गा भी होगा, वो बोलता है कश्मीर कॉको, कश्मीरी ये अंडे को भी बोलता है कश्मीरी अंडा। मतलब ये है मेरा कि इसको ये एनग्रेव्ड है कि मैं, मेरी आइडेंटिटी
तशख़्ख़ुश जिसको बोलते हैं उर्दू में, अपनी आइडेंटिटी डिफरेंट है, वो नहीं चलेगा। ये पूरा अमलगम हो गया। तो ये बदल गया, दुनिया बदल गई और ज़माना इस एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन जो हमारी है, ये एवोल्यूशन शायद शेख साहब ने ये नहीं समझा था उस वक़्त, क्या होने वाला था। हमारे लीडरों ने, मैं शेख साहब को ही नहीं बोलूँ, मैं सबको बोलता हूँ, ये जितने भी हमारे लीडर थे, अब 20th सेंचुरी में आ गए हैं, उन्होंने जो कुछ किया है वो कश्मीरी के भला के लिए नहीं है। ये भी नहीं होगा कि आप अपने टर्म्स पे रहोगे, आपको एक डिसिप्लिन्ड कौम की तरह रहना है, एक दायरे में रहना है, भले ही आपको कितनी प्रोवोकेशंस हो उधर से इधर से। मैं ये भी मानता हूं प्रोवोकेशंस खूब है, कभी वो कहा जाता है, ये कहा जाता है, क्योंकि मैंने ये पहले भी बोला कि ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, ये जो हमने वेस्टर्न डेमोक्रेसी का टाइप लाया है, यहाँ लोग जो है, वोटर जो है, वो बेचारे सीधे साधे हैं, वो बेचारे अनपढ़ है, उनको कुछ नहीं पता होता है। मुझे एक वाक़ा याद आता है यहाँ मेरे दोस्तों, मैं एक बार रिपोर्टिंग कर रहा था डोडा में, तो आप हैरान हो जाओगे, मैंने एक औरत से बात की, वो पानी का गड़ा लेके अपने सर पे थी, तो मैं रुका, मैं टैक्सी में था, तो मैं रुका और उतरा। मैंने उसको बोला, उस बहन को मैंने कहा, कहाँ से हो? बोला डोडा से हूं मैं, क्योंकि डोडा की तरफ जा रही थी, दैट वाज हर वे टुवर्ड्स डोडा समवेयर। तो उसने कहा कि मैंने कहा किसको वोट दे रहे हो? बोला हल बकुत। तो मैंने कहा यार ये होता क्या है हल बकुत, मैं समझा नहीं। आप देखिए उसकी साइकी में है क्या। हल मीन्स यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बकुत मीन्स कैंडिडेट। उसको ये ऐसे एनग्रेव्ड है, ये हल, ये झंडा उसको ऐसा रहा है ये मन में, वो हले बकुत, इसको अब भी बोलती है मैं हले बकुत को वोट दूंगी। आज हले बकुत को वोट नहीं दिया डोडा वालों ने, आज दिया उसने केजरीवाल को, जो केजरीवाल आर्टिकल 370 के खिलाफ है। ही डजंट वांट इट, उसने तो वोट दिया आर्टिकल 370 के हक में, एब्रोगेशन के। तो कांग्रेस ने भी दिया, किसने नहीं दिया? पार्टी ने, किस पार्टी ने नहीं सपोर्ट किया है? मैं ये नहीं बोलता हूं कि कांग्रेस को चले, भले ही उससे कोई फायदा हो इस वक्त, कुछ हो, नुकसान हो जो महाराष्ट्र में चल रहा है। मतलब बात यह है कि कोई हिंदुस्तान का कोई इसके साथ नहीं है। आपको ये मान के चलिए, आप चाहे आपको इंडिया ब्लॉक हो, वो हो, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया इज नॉट विद दिस कि आपको ये वापस मिले, सिवाय कुछ लोग जो ये अपने आप को बोलते हैं लिबरल, लेफ्टिस्ट, इनकी ये उतने ही छोटे मोटे से ये एक तबका है। मैं देखिए हम उनसे जो ज्यादा है कश्मीर में, वो बहुत छोटे कम है ये, और ठीक है इनको अपना सोच है, मगर हो नहीं सकता इन सोचों से और इन बातों से, क्योंकि अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये डिसीजन लेना, ये होगा नहीं, ये मैं दे कैन नॉट रिवर्स द क्लॉक। तो इसको आप मन में रखिए और बिल्कुल मत ये सोचिए दाएं बाएं, भले ही इनकी पॉलिटिक्स है, ये करते रहेंगे, ये कल को और करेंगे, जम्मू में पाइए होगा असेंबली, मत जाइए इसकी तरफ मेरे दोस्तों, और अपना काम करते रहे और कंसंट्रेट करिए। और मैं नौजवानों को बोलता हूँ, आप पढ़िए लिखिए और जाइए, फॉरेन जाइए, पढ़िए, एंड गो टू द आई मीन द गुड यूनिवर्सिटीज एंड लर्न थिंग्स एंड बी गुड कश्मीरी, एंड इस कश्मीर को ऐसा नाम दे दो अच्छा, एक जो कि एक चमके सचमुच सारी दुनिया में, हम कश्मीरी, और हमारा कौम आबाद रहे और सारे दुनिया के लोग आबाद रहे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। सागर।